नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मास्टर जी पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के पाठ 1 वितान सिल्वर बेडिंग को कवर करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इस पूरे पाठ के सार को समझते हैं। हिंदी के महान साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी का यह कृत्य सिल्वर बेडिंग एक ऐसे परिवार की कथा है जो पर्वतीय इलाकों से आकर दिल्ली में अपनी आजीविका गुजार रहा है। यशोधर पंत एक सरकारी कार्यालय में सेक्शन पद के ऑफिसर हैं। वे परंपरागत विचारों के आदमी हैं, यानी कि ये परंपराएं चलती आ रही हैं, उन्हीं विचारों के भी आदमी हैं। दिल्ली में उनके गांव के ही कृष्णानंद पांडे यानी कि किशंदा, उनका प्यार का नाम है किशंदा, सरकारी नौकरी करते थे। उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। यशोधर पंत उनके क्वार्टर में ही रहते थे। यशोधर जब दिल्ली आए उस समय उनकी आयु नौकरी के लिए नहीं थी। अब पहले की बात बता रहे हैं कि जब दिल्ली आए थे तब उनकी नौकरी की आयु नहीं थी, इसलिए वे किशंदा की कृपा पर जीवन यापन करते थे और उनके क्वार्टर में रहते थे, यानी कि घर में। जब उनकी उम्र सरकारी नौकरी के योग्य हुई तब उन्हें किशंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई, यानी कि किशंदा ने उनको अपने ही जूनियर में नौकरी दिलवा दी। दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी किया, यानी कि बताया कैसे क्या करना है, यहाँ पर ऑफिस में कैसे क्या काम करना है। यशोधर पंत को भी कुछ दिन बाद दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में क्वार्टर मिल गया, यानी कि उन्हें अपने अलग से सरकारी घर मिल गया। वे अब अपने सरकारी आवास में संयुक्त परिवार के साथ रहने लगे, यानी कि पूरा परिवार उनका दिल्ली में आ गया। उनके ताऊजी भी यानी कि बड़े पापा 2 विवाहित बेटों के साथ गांव से यहाँ पर आ गए थे और यशोधर जी के साथ रहने लगे। प्रायः परिवार की महिलाओं में परंपरागत नहीं बनती थी। यशोधर जी की पत्नी को अब दूसरों से दब के रहना पड़ता था। अब उनको एक्चुअली वो लड़ाई ज़्यादा नहीं कर पाती थी, इसलिए उनको दब के रहना पड़ता था। यशोधर जी ताऊ जी से भय से कुछ नहीं कहते थे। जब यशोधर जी थे वो अपने बड़े पापा के डर से कुछ नहीं कह पाते थे। किशंदा भी उसी क्षेत्र में बिरला मंदिर के पास रहा करते थे। यशोधर प्रतिदिन प्रायः उनके साथ घूमने के लिए निकलते थे। वे किशंदा का बहुत आदर करते थे। किशंदा जब भी उनके घर आते उनका काफ़ी सम्मान होता, क्योंकि उन्हें नौकरी दिलाई, अपने क्वार्टर में रहने के लिए दिया, उनको ऑफिस में मार्गदर्शन किया कि कैसे क्या काम करना है, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान होता था। किशंदा पुराने विचारों के धार्मिक व्यक्ति थे। यशोधर उनके प्रत्येक काम का फॉलो करते थे, उनके प्रत्येक काम को। और किशंदा आजीवन कुंवारे ही रहे। उनके साथियों ने अपने लिए मकान बनाए, लेकिन किशंदा पूरे सरकारी सेवा काल में सरकारी आवास में ही रहे, यानी कि उनने कोई भी अपने लिए पर्सनल मकान नहीं बनवाया। जीवन भर समाज तथा लोगों के लिए समर्पित रहे। रिटायर होने के बाद वे अपने गांव चले गई। किसी ने उन्हें अपने पास रहने को नहीं कहा। स्वयं यशोधर बाबू भी उनके सामने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रख सके। गांव जाकर 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यशोधर ने उनके गांव के किसी व्यक्ति से पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उत्तर मिला, जो हुआ होगा, यही संसार का नियम है, विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता। अब यशोधर बाबू गोल मार्केट क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ सरकार पुराने क्वार्टरों को तोड़कर बहुमंजिले क्वार्टर बना रही है। वहाँ रहने वाले कर्मचारियों को अच्छे क्वार्टर में स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन यशोधर बाबू गोल मार्केट क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ पर जो अभी थोड़े पुराने क्वार्टर बचे हैं, यशोधर बाबू उन्हीं में अपना स्थानांतरित हो गए, यानी कि उन्हीं में उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। वो चाहते नहीं है कि वहाँ पर छोड़ के जाए, उनका मन नहीं है वहाँ से जाने का। जबकि उनके बच्चे भी वहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन यशोधर बाबू अपने ही विचारों पर अड़े हैं। उन्हें यही क्षेत्र प्रिय है क्योंकि यहाँ से बिरला मंदिर निकट है। उनके किशंदा इसी क्षेत्र में रहते थे। उनके प्रारंभिक जीवन की कई यादें इस क्षेत्र में दफन हैं। यशोधर पंत कई विभागीय प्रमोशन लेकर अब ऑफिसर हैं। उनके बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं।
उनका बड़ा लड़का एक विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये मासिक वेतन की नौकरी कर रहा है, यानी कि 1500 रुपये महीने मिलता है उसके बड़े लड़के को महीने में। जबकि उसके पिता को अफसर होने पर भी उन दिनों 300 रुपये वेतन मिलता होगा लगभग। उन दिनों 1500 रुपये का वेतन बहुत अधिक था, यानी कि उनके बड़े लड़के को वेतन मिलता था 1500-1500 रुपया, वह बहुत ज़्यादा था मासिक वेतन। उनका दूसरा लड़का IAS की तैयारी कर रहा है। उनकी एकमात्र लड़की डॉक्टर की उच्चतम शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए तैयार हुई है। उनका तीसरा लड़का स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। इस प्रकार उनके बच्चे आधुनिक विचार के हैं, जबकि यशोधर बाबू पुराने विचारों के हैं। अतः प्रायः हर बात पर उनमें मतभेद होता रहता है। उनकी पत्नी बच्चों का साथ देती थी। यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे, आइडियल मानते थे। किशनदा पुराने विचारों के व्यक्ति थे, वे उन्हीं का अनुगमन करते थे। उनके बच्चों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे पहले दफ्तर साइकिल से जाते थे, लेकिन बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी लोग चलाते हैं, पिताजी को स्कूटर से ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर की सवारी पसंद नहीं थी, इसलिए वे पैदल ही ऑफिस पहुंचते थे। अब यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते थे। वहाँ वे प्रवचन सुनते थे, भजन करते थे। यह बात भी उनके बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वे कहते हैं कि अब्बा, आप कोई बुढ़े थोड़े हो जो रोज़ रोज़ मंदिर जाते हो। यशोधर बाबू इस आलोचना का अनसुना कर देते थे। बिरला मंदिर से वे पहाड़गंज जाते थे, घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते थे। किसी से मिलना मिलाना हुआ तो वो भी उसी समय कर लेते थे। यशोधर बाबू 5 बजे छुट्टी होने के बावजूद भी 8 बजे घर पहुंचते थे, जिसका एक कारण रोज का झगड़ा भी था। उनके बच्चों को शिकायत थी कि पिताजी ने DDA फ्लैट के लिए पैसे ना भरकर भयंकर भूल की है। लेकिन यशोधर बाबू रिटायर होने के बाद गांव चले जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका एक लड़का सरकारी नौकरी पर लग जाए तो सरकारी क्वार्टर उसके नाम पर हो जाए और उनकी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। यशोधर बाबू अपनी बेटी के फैशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर उनकी पत्नी बेटी का पक्ष लेती थी। वह भी बेटी के कहने पर बगैर ब्लाउज का ब्लाउज पहनती थी, ऊंची हील वाली सैंडल पहनती थी। यशोधर बाबू धार्मिक प्रवचन सुनते समय अपने पारिवारिक चिंतन में डूबे रहते थे, यानी कि जब भजन सुन रहे हैं तब उन्हें अपने परिवार की चिंता ही है। वे चाहते थे कि बच्चे उनका आदर करें, हर बात में उनकी सलाह लें। बच्चे सोचते थे कि जिस बात का उन्हें मालूम ही नहीं, उस बात में उनकी क्या सलाह लें हम। यशोधर बाबू घर का सारा काम करते थे। मंडी से साग सब्जी लाना, दूध लाना, राशन लाना, डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला, मिट्टी का तेल आदि सब काम वे ही करते थे। जब वे बच्चों से काम में हाथ बटाने के लिए कहते तो वे नौकर रखने की बात करते थे। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका बेटा अपनी तनख्वाह उनके हाथ में रखे, लेकिन वह ऐसा करना उचित नहीं समझता। वह घर में शौक के सामान फ्रिज, गैस, टेलीविज़न आदि लाता रहता है, लेकिन यशोधर बाबू को ये सब पसंद नहीं। इसके अतिरिक्त उनके बेटे ने घर में कारपेट बिछा दिए, यानी कि जो नीचे कालीन बिछाते हैं ना, वो सोफ़ा लगा दिए, कमरों में पर्दे भी लगा दिए, डनलप वाला डबल बेड, डनलप का बेड होता है ना वो, सिगार, मेज आदि साजो सामान का घर में सभी सामान ले दिया और खुश है। लेकिन यशोधर बाबू इसे फिजूल खर्ची मानते थे। वे दिखावा पसंद नहीं करते थे। वे आधुनिकता के लिए अपनी पुरानी संस्कृति को खोना नहीं चाहते थे। यशोधर पंत जी को यह ज्ञात नहीं था कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। वे प्रतिदिन की भांति आज भी ऑफिस में काम में व्यस्त थे। आज 5 बजे की जगह शाम के 5:30 बज चुके थे। उनके अंडर में आने वाले सभी कर्मचारी अभी तक ऑफिस में ही रुकने के लिए मजबूर थे, क्योंकि जब सीनियर नहीं गया तो जूनियर कैसे जा सकता। चलते समय परस्पर बातचीत में उनके जूनियर कर्मचारियों ने उनसे पूछ लिया कि आपकी शादी कब हुई थी। उन्होंने उत्तर दिया 6 फरवरी 1947 को। आज 6 फरवरी का ही दिन है। यह ख्याल यशोधर जी को नहीं रहा।
सहकर्मियों ने परिहास के लहजे में कहा, आज तो साहब की सिल्वर वेडिंग है, इसलिए दावत हो जानी चाहिए। आज आपकी शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं। सहकर्मियों द्वारा दावत के लिए आग्रह करने पर यशोधर जी ने कहा, भाई ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहब के चोचले हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के चोचले हैं। फिर भी साथियों के दबाव में उन्होंने जेब में से 10 रुपये का नोट निकाला, लेकिन सहकर्मी यानी कि जो साथी थे उन्होंने 10 रुपये से नहीं माने। साथियों के जोर देने पर अन्यथा अंत में यशोधर बाबू ने 10-10 के 2 नोट निकाल दिए, किंतु साथियों के आग्रह पर भी दावत में शामिल नहीं हुए। वे कभी भी शादी के सालगिरह को नहीं मनाते थे। आज भी सहकर्मियों के दबाव में आकर दावत दे दी और स्वयं प्रतिदिन की भांति ऑफिस से घर के लिए चल पड़े। रोज की तरह यह वे बिरला मंदिर गए, वहाँ थोड़ी देर प्रवचन सुना, उसके बाद पहाड़गंज से सब्जी लेकर शाम के 8 बजे घर पहुँचे। यही उनका रोजाना का नियम था। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टर के मलबे पर चलते हुए उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उनमें से ही एक क्वार्टर यशोधर बाबू में रहते थे, लेकिन आज वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। पहले तो वे चक्कर में पड़ गई कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पहुँच गया। फिर होश हवास संयम करके देखा कि यह अपना ही घर है, लेकिन आज यहाँ पर चकाचौंध थी। क्वार्टर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़े थे। कई लोग आ रहे थे। बरामदे में रंगीन झालरें और गुब्बारे लटके थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थीं, यानी कि झालरें लटकी हुई थीं। यह देखकर यशोधर बाबू आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने थोड़ा ठीक कर देखा कि उनका बड़ा बेटा भूषण किसी को विदा कर रहा है, जो भूषण से अंग्रेजी में कह रहा था कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, यानी कि अपने पिताजी को मेरी तरफ से रिगार्ड यानी कि प्रेम देना, सम्मान देना। यशोधर बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वे चुपचाप देख रहे थे कि उनकी पत्नी व बेटी कुछ मेमसाबों को विदा कर रही थी। आधुनिक लोगों की भीड़ के कारण यशोधर बाबू चुपचाप वहीं खड़े होकर सब कुछ देखने लगे। जब कार वाले महत्वपूर्ण लोग चले गए तब यशोधर बाबू क्वार्टर की तरफ बढ़े। भीतर अब भी पार्टी का दौर चल रहा था। कई मित्र व रिश्तेदार पधारे हुए थे। अंदर पहुंचकर यशोधर बाबू को उनके बच्चों की ऊटपटांग बातें सुननी पड़ी। आज आपकी शादी की सालगिरह है, रजत जयंती, सिल्वर वेडिंग है और आप समय पर ना पहुँचे। यशोधर बाबू हतप्रभ थे कि जिसके जन्मदिन पर कभी 4 लड्डू नहीं बांटे गए, उसकी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक और विस्की, सब कुछ मौजूद है। यशोधर बाबू ने अपने बड़े बेटे भूषण से पूछा कि यह इस पार्टी की क्या ज़रूरत थी, और मुझसे तो पूछ लिया होता। यह सुनकर एक कोने में बैठा गिरीश बोला, सुबह मुझे याद आया कि आज जीजा जी की शादी की 25वीं वर्षगांठ, सिल्वर वेडिंग है, क्यों ना इसको धूमधाम से मनाया जाए। मैंने और भूषण ने यह कार्यक्रम अचानक से मना लिया और आपके ऑफिस में फ़ोन किया पर आप नहीं मिले। गिरीश यशोधर जी की पत्नी का चचेरा भाई है। वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। उसी की सहायता से भूषण विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। यशोधर के अनुसार भूषण को इसी ने बिगाड़ा है और उनकी पत्नी कहती है कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारे BA सेकेंडरी क्लास बेटे की, यानी कि उनकी पत्नी को लगता है कि उनके चचेरे भाई गिरीश ने उनके बेटे की ज़िंदगी बना दी, पर उनके पिताजी को लगता है कि इसी ने बिगाड़ा है। पार्टी में यशोधर बाबू को केक काटने के लिए कहा गया। वे पहले तो केक काटने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में बच्चों के दबाव में उन्हें केक काटना ही पड़ा।
पर उन्होंने केक में अंडा होने के बाद कहकर केक नहीं खाया और संध्या करने चले गए, यानी कि संध्या की पूजा करने चले गए। अन्य लोगों का कार्यक्रम चल रहा था। आज उन्होंने पूजा करने में अन्य दिनों की भांति ज़्यादा समय लगाया। कई मेहमान चले भी गए थे। कुछ रिश्तेदार व परिवार के लोग यशोधर बाबू की प्रतीक्षा कर रहे थे। यशोधर बाबू ध्यान मगन थे। ध्यान में ही बैठे हुए उन्हें अपने पूर्व मार्गदर्शक किसंदा की याद आ रही थी। वे मन ही मन उनसे बात कर रहे थे। इतने में उनकी घरवाली झिड़कती हुई आ पहुंची कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे, सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वे गमछा पहनकर संध्या में से उठे और उसी वेशभूषा में बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि कुछ पैकेट पड़े हुए हैं। उनके बारे में पूछने पर भूषण ने बताया कि आपके लिए प्रेजेंट है, यानी कि सरप्राइज़ है। उन्होंने कहा आप लोग ही इनका इस्तेमाल करें। एक प्रेजेंट स्वयं भूषण उनके लिए लाया था। यह एक ऊनी गाउन था। उसको यशोधर बाबू ने स्वीकार कर लिया। उनके बेटे ने कहा इस गाउन को पहनकर आप सुबह दूध लेने जाया करें। यह सुनकर उन्हें आंतरिक दुख हुआ कि वह नहीं कह रहा कि दूध में ला दिया करूँगा। उनको किसंदा की याद, अपने मित्र किसंदा की याद आ गई, जिसकी मौत जो हुआ होगा यही संसार का नियम है। विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता, इससे हुई थी। यह है इस पूरे पार्ट की समरी है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पार्ट को समझ लिया है। आई थिंक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।